हेलो गाइस, आज जो मूवी मैं आपके लिए लेके आई हूँ उसका नाम है इंटरस्टेलर, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक साईफाई मूवी है। इस मूवी में साइंस के बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया है, जैसे कि वार्म होल, ब्लैक होल, टाइम ट्रेवल, मॉर्स कोड, बाइनरी कोड, रिलेटिविटी थ्योरी, ग्रेविटी टेसरेक्ट, फिफ्थ डायमेंशन, एक्सेट्रा। इस मूवी का मेन कैरेक्टर कूपर है, जो कि पहले नासा में पायलट का काम करता था, लेकिन अब वहाँ काम नहीं करता। अब वो एक किसान है जो कि खेती का काम किया करता है। क्योंकि दुनिया में अब खाने की कमी हो गई है, इसलिए वो एक किसान का काम करता है। अब हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तूफान आते रहते हैं, जिसकी वजह से खेतियों को नुकसान होता है, इसलिए वो मक्के की खेती करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कूपर के 2 बच्चे हैं। पहली है मर्फ, जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छी है, और दूसरे बच्चे का नाम है टॉम, जो कि पढ़ने में साधारण है। एक दिन मर्फ अपने पिता कूपर को बताती है कि उसके बुक शेल्फ से किताबें यूं ही गिर जाती हैं। मर्फ कहती है कि उसके कमरे में भूत है, पर कूपर समझाता है कि भूत वूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। फिर मर्फ कहती है कि मुझे लगता है वो भूत और कोई नहीं बल्कि आप हैं। कूपर मर्फ को समझाता है कि ये सब फिजूल की बातें हैं, तुम इसमें ज़्यादा ध्यान मत दो, बल्कि तुम साइंस में ध्यान दो और भूत और साइंस को कनेक्ट करने की कोशिश मत करो। फिर मर्फ कहती है, आप ही ने तो कहा था कि साइंस का काम है उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना जिससे दुनिया ठुकरा देती है, और आज आप ही मेरी बातों को फिजूल बता रहे हैं। फिर कूपर उसे एक एडवाइस देता है कि तुम्हारे कमरे में जो भी हो रहा है तुम उसे ऑब्जर्व करो, अपने रूम की घटनाओं को ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पूरी फैमिली बैठकर एक बेसबॉल का मैच देख रही है। फिर वहाँ पे तेज तेज सायरन बजने आता है, जिसका मतलब था कि अब वहाँ पे तूफान आने वाला है। सब लोग अपनी अपनी फैमिली को लेकर अपने घर जा रहे होते हैं। साथ ही कूपर भी अपनी फैमिली को लेकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। जब कूपर अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका पूरा घर धूल से सना हुआ है और मर्फ के कमरे में धूल से लाइनें बनी हैं। कूपर सोचने लगता है कि ये लाइनें कैसे बनी। फिर कूपर मर्फ से बोलता है कि आज तुम अपने भाई के कमरे में सो जाओ, आज मैं तुम्हारे कमरे में रहूंगा। मर्फ ठीक है बोलती है और चले जाती है, और कूपर पूरी रात मर्फ के कमरे में बैठकर सोचता है कि आखिर ये लाइनें कैसे बनी। फिर अगली सुबह मर्फ उसके पास आके पूछती है कि आपको कुछ पता चला कि मेरी बुक शेल्फ से किताबें यूं ही कैसे गिर जाती हैं और ये मेरे कमरे में लाइनें कैसे बनी। तो कूपर बोलता है, हाँ, तुम्हारे बुक शेल्फ से किताबें इसलिए गिर जाती है क्योंकि इस कमरे का ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा है, और ये लाइनें इसलिए बनी क्योंकि कोई हमें मैसेज भेजना चाह रहा है। फिर कूपर एक सिक्का उछालता है जो कि सीधा लाइन के ऊपर गिरता है, पर बताता है कि ये मैसेज हमें किसी ने बाइनरी कोड में भेजा है। तो बेसिकली बाइनरी कोड होता है 0101। अगर आपको बताना हो किसी को कि मैं यहाँ पे हूँ तो आप उसे नॉर्मल अल्फ़ाबेट में बताएंगे, लेकिन बाइनरी कोड में आपको किसी को बताना हो कि मैं यहाँ पे हूँ तो आप 10 का यूज़ करके उसे बताएंगे। तो वो लाइनें एक लोकेशन बता रही थी। वो कूपर और मर्फ देख के तुरंत उस लोकेशन की ओर चल दिए, और जब वो लोकेशन पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है उनके सामने। जब वो चेक ही कर रहे थे तभी अचानक से कूपर बेहोश हो गया। फिर जब उसकी आंख खुली, उसके सामने एक रोबोट उससे पूछताछ करने के लिए बैठा था। कूपर पूछता है कि मेरी बेटी मर्फ किधर है। रोबोट बोलता है, चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी बिल्कुल सेफ है। फिर कूपर बोलता है कि हमारी बेटी बिल्कुल सेफ है। फिर कूपर को एक जगह लेके आते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे थे, और उसमें से एक का नाम था बेन, जो कि एमिली के पिता थे, जो कि नासा में काम करते थे। वो कूपर को बताते हैं कि तुम्हें इस जगह का कैसे पता चला कि ये जगह बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है। कूपर बताता है कि उसको इस जगह का पता ग्रेविटी के फोर्स से चला। वो लोग कूपर से बोलते हैं कि बकवास मत करो, सच सच बताओ तुम्हें इस जगह का पता कैसे चला। कूपर बोलता है कि मैं सब सच बताऊंगा, लेकिन आप प्रॉमिस करो कि आप मेरी बेटी मर्फ को और मुझे जिंदा वापस जाने दोगे। फिर प्रोफेसर बैन सब लोग को शांत कराता है। एक्चुअली प्रोफेसर बैन और कूपर नासा में एक साथ काम कर चुके थे। प्रोफेसर बैन कूपर को बताता है कि गवर्नमेंट ने अब नासा का बजट बहुत कम कर दिया है। गवर्नमेंट ने बजट इसलिए कम कर दिया है क्योंकि लोगों के पास अब खाने तक के पैसे नहीं हैं, और अगर लोगों को पता चल गया कि गवर्नमेंट नासा का खर्चा उठा रही है तो वो लोग बहुत विरोध करेंगे। इसीलिए नासा को अब छुपकर काम करना पड़ रहा है। नासा ने ज़्यादातर प्रोजेक्ट बंद कर दिए हैं, पर कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में अभी भी काम चल रहा है। उनमें से एक प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया की हालत अब ख़राब हो चुकी है और गेहूँ उगना बंद हो गया है, इसलिए इस प्रोजेक्ट में हम ऐसे ग्रहों की खोज कर रहे हैं जहाँ पे इंसानों को बसाया जा सके। वो लोग कूपर को बताते हैं कि अंतरिक्ष में एक एंड्योरेंस नाम का स्पेसशिप है। उसमें इतना फ्यूल है कि वो दूसरी गैलेक्सी में जाके पृथ्वी जैसे ग्रहों को ढूंढ सके। वो लोग कूपर को यह भी बताते हैं कि आज से 48 साल पहले सैटर्न के पास एक वार्म होल अचानक से खुल गया था। इस वार्म होल से हम बहुत कम समय में दूसरी गैलेक्सी में जा सकते हैं।
प्रोफेसर बेन कूपर को बताते हैं कि अभी तक नासा 13 लोग को अलग अलग गैलेक्सी में भेज चुका है। उन लोगों का काम है पृथ्वी जैसे ग्रहों को ढूंढना। उन लोगों के साथ एक रोबोट भी भेजा गया है। ऐसे ही उनको पृथ्वी जैसा ग्रह मिल जाएगा तो रोबोट पृथ्वी को सिग्नल भेज देगा। अभी तक 13 लोगों में से 3 लोगों के सिग्नल नासा को मिल चुके हैं। क्योंकि तीनों के द्वारा दिया हुआ डेटा सफिशिएंट नहीं है, इसलिए एक और टीम बनाई जा रही है जो वहां जाके देखेगी कि वो ग्रह इंसानों के रहने लायक हैं कि नहीं। प्रोफेसर बेन कूपर को बताते हैं कि उनके पास 2 प्लान हैं। पहले प्लान के अनुसार कोई ग्रह इंसानों के रहने लायक है तो किसी तरीके से वो लोग पृथ्वी से इंसानों को उस ग्रह पर ले जाएंगे। जिस जगह अभी ये लोग खड़े हैं वो एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक स्पेस शटल है, लेकिन वो इतना भारी है कि वो उड़कर स्पेस में नहीं जा सकता। इसलिए प्रोफेसर बेन ग्रेविटी की थ्योरी पर काम कर रहे हैं। उनका प्लान ये है कि किसी तरीके से पृथ्वी की ग्रेविटी को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दिया जाए, जिससे कि स्पेस शटल को आसानी से स्पेस में ले जाया जा सकेगा। अगर प्रोफेसर बेन इस प्लान में कामयाब हो गए तो बहुत सारे लोगों को इस स्पेस शटल में बैठाकर नई जगह में ले जा सकते हैं। अगर उनका पहला प्लान कामयाब नहीं होता तो दूसरा प्लान ये है कि वो किसी एस्ट्रोनॉट को 5000 एम्ब्रियो के साथ नई दुनिया में भेज देंगे। इस तरीके से इंसानी सभ्यता को बचाया जा सकेगा। बेन कूपर को बोलते हैं कि तुम भी हमारे साथ इस मिशन में शामिल हो जाओ, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे पायलट और हमें पायलट की ज़रूरत है। उनकी बातों को सुनकर कूपर भी उनकी बात मान लेता है। इस बात को सुनकर मर्फ काफ़ी नाराज़ होती है। मर्फ अपने पापा से बोलते हैं कि आप ऐसे मिशन पे क्यों जा रहे हैं जहाँ पे जान का खतरा है। फिर कूपर मर्फ को बोलता है कि इसमें तुम्हारा और बाकी सब लोगों का भला है। मर्फ बोलती है हमें जो बाइनरी कोड से मैसेज मिला है मैंने उसे डिकोड कर लिया है और उस मैसेज का मतलब है स्टे। लेकिन कूपर मर्फ की बात नहीं मानता और जानने के लिए तैयार हो जाता है। कूपर के पास 2 घड़ियां होती है जिसमें से एक घड़ी वो मर्फ को दे देता है। कूपर मर्फ को बोलता है कि इन दोनों घड़ी में जो टाइम दिख रहा है उसमें से एक टाइम स्पेस के अनुसार है और एक टाइम पृथ्वी के अनुसार। स्पेस में हमेशा टाइम धरती के मुकाबले धीरे चलता है, तो ऐसा हो सकता है कि जब मैं वापस आऊँ तुम मेरी एज की हो चुकी हो और मैं इसी एज का रहूँगा, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। इस बात को सुनकर मर्फ काफ़ी रोने लगती है और फिर कूपर अपने मिशन के लिए सबसे पहले वो लोग अपने रॉकेट में बैठकर स्पेस स्टेशन एंड्योरेंस में पहुंच जाते हैं। फिर वो लोग एक छोटे स्पेसशिप से वार्म होल तक जाते हैं। उस वार्म होल का नाम होता है गार्गेंडा और इसी वार्म होल के थ्रू वो उन 3 ग्रहों तक पहुंच सकते हैं। और ये वही 3 ग्रह हैं जिसमें ऑलरेडी इंसान पहुंच चुका है। अब उनके जो सबसे करीब प्लैनेट है उसका नाम है मिलर्स प्लैनेट और उनकी टीम डिसाइड करती है कि सबसे पहले वो मिलर्स प्लैनेट में ही जाएंगे, क्योंकि यह प्लैनेट वार्म होल के सबसे करीब है, इसलिए यहाँ पे ग्रेविटी इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। इस ग्रह पे बताया 1 घंटा पृथ्वी के 7 सालों के बराबर है। इस प्लैनेट का नाम मिलर्स इसलिए रखा गया है क्योंकि जो इंसान इस प्लैनेट पे सबसे पहले पहुंचा था उसका नाम मिलर था। ऐसे ही वो मिलर्स प्लैनेट में पहुंचकर मिलर को ढूंढने लगते हैं तो वो देखते हैं कि मिलर का स्पेसशिप पूरा टूट चुका है और सिर्फ मिलर का रोबोट ही वहाँ पड़ा हुआ था और उसी रोबोट का सिग्नल उन लोगों को मिल रहा था। वो लोग देखते हैं कि उस पूरे के पूरे प्लैनेट में 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। यहाँ पे ना ही कोई जमीन है ना ही कोई पहाड़ है। तभी एमिली बोलती है कि उसे दूर कुछ दिखाई दे रहा है। वो लोग उस चीज की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी कूपर देखता है कि वो एक बहुत ऊंची पानी की लहर है जो कि सीधा उनकी ओर आ रही है। वो सब लोगों को वापस चलने के लिए बोलता है। वो तीनों भागकर आकर अपने स्पेसशिप में बैठने की कोशिश करते हैं। एमिली पीछे छूट जाती है, इसलिए रोबोट जाकर उसे बचा कर लाता है, लेकिन उनका एक साथी वहीं पे छूट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और तभी वो लोग देखते हैं कि पूरे स्पेस जेट में पानी भर चुका है और अब उनको सारा पानी निकालना होगा, तभी उनका स्पेस जेट उड़ सकता है। लेकिन उनको ऐसा करने में पूरे 3 घंटे निकल जाते हैं और जब वो अपने स्पेस जेट के साथ एंड्योरेंस में पहुंचते हैं तो जो उनका साथी एंड्योरेंस में वेट कर रहा होता है वो पूरी तरीके से बूढ़ा हो चुका होता है, क्योंकि तब तक एंड्योरेंस से पूरे 23 साल बीत चुके थे। तो कूपर का साथी उसे बताता है कि इन 23 सालों में पृथ्वी से उनके लिए बहुत सारे मैसेजेस आए थे, चाहे तो उन्हें चेक कर लीजिए। फिर कूपर अपने मैसेजेस को देखने के लिए जाता है। वो देखता है कि पहला मैसेज टॉम ने उसके लिए भेजा है। उस मैसेज में टॉम उसको बताता है कि उसकी शादी हो चुकी है और उसके बच्चे भी हैं, लेकिन कूपर अपने बेटे टॉम के एज के ही बराबर होता है। फिर उसको अपनी बेटी मर्फ का मैसेज भी मिलता है। इतने सालों में मर्फ ने अपने पिता के लिए सिर्फ एक ही मैसेज छोड़ा था और यह मैसेज मर्फ ने उस दिन छोड़ा होता है जिस दिन उसका बर्थडे होता है। यह मैसेज उसने बर्थडे के दिन इसलिए रिकॉर्ड किया होता है क्योंकि स्पेस में जाते समय कूपर ने बोला था कि मैं उस दिन वापस आऊंगा जिस दिन तुम्हारा बर्थडे होगा और शायद तुम मेरी एज की हो चुकी होगी।
तो इस बर्थडे में मर्फ कूपर की एज के बराबर हो गई है, इसीलिए उसने इस बर्थडे पर कूपर के लिए मैसेज रिकॉर्ड किया। साथ ही उसने ये भी बताया कि वो प्रोफेसर बैन के साथ भी काम करने लगी है और वह भी उसी प्रोजेक्ट में काम कर रही है। अब हमें यह दिखाया जाता है कि स्पेस शटल में बैठकर कूपर और उसकी टीम सोच रही है अब उसे कौन से प्लेनेट में जाना चाहिए। कूपर और डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि वो पहले मैन के प्लेनेट पे जाएंगे, क्योंकि उसका प्लेनेट उनके स्पेसशिप के पास ही है। लेकिन एमिली बोलती है कि हमें एडमिन के प्लेनेट में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आया हुआ डेटा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एमिली को लगता है कि उस प्लेनेट में इंसानी जीवन बहुत अच्छी तरीके से पनप पाएगा। इंतज़ार करते करते उनका फ्यूल भी काफ़ी ख़त्म हो चुका होता है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो एडमिन के नहीं मैन के प्लेनेट में जाएंगे। और जब वो लोग मैन के प्लेनेट में पहुँचते हैं तो वहाँ पर पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि मैन अपने स्लीपिंग चैम्बर में सो रहा होता है। जब वो लोग मैन को स्लीपिंग चैम्बर से उठाते हैं तब वो उन्हें बताता है कि इस प्लेनेट में अमोनिया की मात्रा बहुत ज़्यादा है, मगर अगर हम लोग ऊंचे पहाड़ों पे जाएंगे तो वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, वहाँ पर आराम से हम सांस ले सकते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि उसने काफ़ी टाइम पहले अपने रोबोट को बंद कर दिया है। तो सब लोग उससे पूछते हैं कि तुमने रोबोट को ऑफ क्यों कर दिया। मैन उन लोगों को बताता है कि रोबोट में कुछ खराबी हो गई थी, इसलिए वो तुम लोग को गलत सिग्नल भेज रहा था और इसीलिए उसने रोबोट को बंद कर दिया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि मर्फ ने उनके लिए एक मैसेज भेजा है, जिसमें वो बताती है कि डॉक्टर बेन ने उसे मरते समय एक बात बताई थी कि उनका प्लान ए कभी पूरा नहीं हो सकता था। ग्रेविटी को ज़ीरो करने के लिए जो डेटा चाहिए वो उनको कभी नहीं मिल सकता था, क्योंकि उस थ्योरी को पूरा करने के लिए उन्हें ब्लैक होल का पूरा डेटा चाहिए था। वो डेटा उन्हें नहीं मिल सकता क्योंकि कोई भी ब्लैक होल में नहीं जा सकता है। फिर हमें रिवील होता है कि प्लान नंबर ए सिर्फ दिखावा था, असली प्लान नंबर 2 था, जिसके अनुसार हमें 5000 एम्ब्रियोस को ऐसे प्लैनेट में ले जाना था जहाँ पे जीवन पॉसिबल हो, ताकि एक नई जिंदगी की शुरुआत हो सके। यह बात एमिली को भी नहीं पता थी। यह सुनकर कूपर बहुत निराश होता है और डिसाइड करता है कि वो अपने ग्रह पृथ्वी पर वापस लौट जाएगा। फिर उसका दोस्त डॉक्टर उसे बोलता है कि जब तुम अपने ग्रह पृथ्वी पर वापस जाओगे तो ब्लैक होल का चक्कर लगाते हुए जाना और ब्लैक होल में एक रोबोट को छोड़ देना और वो रोबोट वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन को पृथ्वी पर भेज देगा, जिससे कि प्रोफेसर बैन की थ्योरी पर काम पूरा किया जा सके। जैसे ही कूपर और मैन बाहर निकलते हैं तो कूपर को पता चलता है कि मैन ने सब लोगों से झूठ बोला है। इस पूरे ग्रह पर अमोनिया ही अमोनिया भरा हुआ है। मैन ने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए सब लोगों को धोखा दिया। उस ग्रह पर ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल नहीं थी। मैन उस ग्रह पर अकेले नहीं मरना चाहता था, इसलिए उसने रोबोट को बंद कर दिया ताकि वो रोबोट वो सच्चाई पृथ्वी को ना बता सके। और इसीलिए मैन और कूपर के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और एमिली आकर उन दोनों की लड़ाई छुड़वा देती है और कूपर की जान बचा लेती है। और इसी भागम भाग में मैन को मौका मिल जाता है कि वो स्पेस जेट पे बैठ जाए और स्पेस जेट को लेके एंड्योरेंस पर पहुंच जाए। जैसे ही वो अपने स्पेस जेट को एंड्योरेंस से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, उसमें वो सफल नहीं हो पाता और इसी वजह से एंड्योरेंस में एक ब्लास्ट हो जाता है और वो स्पेस में घूमने लगता है। और इसी बीच एमिली और कूपर अपने स्पेस जेट में बैठ के एंड्योरेंस के पास जाने की कोशिश करते हैं और जैसे तैसे एंड्योरेंस में बैठ जाते हैं और वो एंड्योरेंस में बैठकर वापस जाने के लिए स्लिंग शॉट वाली थ्योरी को यूज करते हैं। इसके लिए वो ब्लैक होल का एक चक्कर लगाएंगे और ब्लैक होल की ग्रेविटी के कारण उनका स्पेस शिप बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और अब कूपर का विमान ब्लैक होल के बहुत नजदीक पहुंच जाता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो लोग अपने स्पेसशिप को अपने तीसरे प्लैनेट की ओर मोड़ देते हैं, क्योंकि वही एक लास्ट प्लैनेट था जहाँ से उन्हें सिग्नल मिल रहे थे। फिर वहाँ उन्हें पता चलता है कि स्लिंग शॉट इतना पावरफुल नहीं है कि वो उन्हें ब्लैक होल के अंदर भेज सके। फाइनली कूपर डिसाइड करता है कि वो अपने स्पेसशिप को शटल से अलग कर ले। अपने स्पेसशिप के साथ साथ वो अपने रोबोट को भी अंदर ब्लैक होल के अंदर भेज देता है ताकि वो रोबोट ब्लैक होल का पूरा डेटा पृथ्वी को भेज सके। लेकिन ऐसा करते समय कूपर का रोबोट से संपर्क टूट जाता है। अब स्पेसशिप में एमिली अकेले बची है जो कि थर्ड प्लेनेट की ओर जा रही है, जबकि कूपर बहुत तेजी से ब्लैक होल के अंदर खींचा चला जाता है। और जब ब्लैक होल कूपर को अपने अंदर खींच लेता है तब कूपर एक 5th डायमेंशन में पहुंच जाता है। 5th डायमेंशन में एक टेसरेक्ट होता है जो कि एक बहुत एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाया होता है। वो सिविलाइजेशन पृथ्वी में रहने वाले लोगों को बचाना चाहती थी। इस टेसरेक्ट को बनाने का एक ही मतलब था ताकि एडवांस लोग वर्तमान के लोगों से बात कर सके। इस टेसरेक्ट की हेल्प से कूपर अपने समय में आगे पीछे देख सकता था। इस टेसरेक्ट की मदद से वो अपनी बेटी मर्फ को भी देखता है।
जब कूपर मर्फ को टेसरेक्ट की हेल्प से देख रहा होता है तब वो देखता है कि मर्फ बहुत छोटी होती है। वह उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो सिर्फ उसे देख सकता है, उससे बात नहीं कर सकता। इसलिए वो ग्रेविटी का यूज करता है। क्योंकि कूपर को पता होता है कि ग्रेविटी सारे डायमेंशन में एक सा काम करती है, इसलिए वो ग्रेविटी की हेल्प से किताबों को गिराता है। तभी वो उस समय में जाते हैं जब उसके घर में धूल आई थी, तो वो धूल की मदद से बाइनरी कोड में मैसेज भेजता है। ये सीन देखने के बाद हमें पता चलता है कि वो सिग्नल भेजने वाला कूपर ही था। कूपर ही फ्यूचर से वर्तमान में सिग्नल भेज रहा था। अब कूपर का रोबोट से संपर्क स्थापित हो जाता है। फिर तभी उससे पता चलता है कि रोबोट ने पूरे ब्लैक होल का डेटा अपने अंदर ले लिया है। अब कूपर चाहता है कि जो भी सारा डेटा रोबोट ने रिकॉर्ड किया है वो अपनी बेटी को भेज दे, क्योंकि कूपर की बेटी डॉक्टर बैन के साथ काम करके बहुत ही अच्छी साइंटिस्ट बन चुकी होती है। मगर प्रॉब्लम ये थी कि कूपर उसे कुछ बता नहीं सकता था, और तभी उसे मॉर्स कोड की थ्योरी याद में आती है। मॉर्स कोड से मैसेज भेजने के लिए वो उसी घड़ी का यूज करता है जो घड़ी उसने बचपन में अपनी बेटी मर्फ को दी थी। क्योंकि अब उसकी बेटी भी साइंटिस्ट बन चुकी है तो उसे भी मॉर्स कोड की थ्योरी पता है। और जब वो अपने पापा की घड़ी लेने के लिए घर आती है तब वो उस मैसेज को डिकोड कर लेती है, और वो समझ जाती है कि उसके पिता कूपर ने उसके लिए मॉर्स कोड से मैसेज भेजा है। मर्फ को मॉर्स कोड से ब्लैक होल का पूरा डेटा मिल जाता है, और वो डॉक्टर बैन की अधूरी इक्वेशन को पूरा कर लेती है, और वो सारे राज और सारी पहेलियां सुलझाती है जो आज तक प्रोफेसर बैन नहीं सुलझा पाए थे। और इस वजह से प्रोफेसर बैन के प्लान ए पर काम करना शुरू हो जाता है। और फिर हम देखते हैं जिस टेसरेक्ट में कूपर फंसा हुआ था वो अपने आप गायब हो जाता है, और कूपर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है जो कि एक स्पेस स्टेशन था। फिर कूपर उन लोगों से पूछता है कि मैं कहाँ पे हूँ, तो वो लोग उन्हें बताते हैं कि आप कूपर स्टेशन में हैं। और फिर उसे पता चलता है कि इस स्टेशन का नाम उसकी बेटी के नाम पे रखा गया है। फिर वो अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता है जो कि अब बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है और हॉस्पिटल में एडमिट है। वो अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होता है। फिर कूपर उससे उसकी बेस्ट फ्रेंड एमिली के बारे में पूछता है। फिर मर्फ कूपर को बताती है एमिली अब उस तीसरे ग्रह पे है जहाँ पे उसने जीवन की खोज कर ली है। उस प्लेनेट का नाम एडमिन्स प्लेनेट था। वो जगह पूरी तरीके से इंसानों के रहने लायक है। फिर कूपर अपने स्पेसशिप के साथ प्लेनेट एडमिन में चले जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात एमिली से होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं, और इसके साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह की और मूवीज़ एक्सप्लेनेशन लाती रहूँगी।